स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास सियासी मुद्दे की। इलेक्शन कमीशन को लेकर के कई बार कई समीक्षकों ने भी लिखा कि इतना सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है और कमीशन क्या देख रहा है। लेकिन अब कमीशन ने छठे चरण से ठीक पहले चुनाव प्रचार का शोर थमेगा छठे चरण के लिए 23 को, लेकिन उसके एक दिन पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नसीहत दी है और एक नोटिस जारी किया है कि जाति धर्म के आधार पर बांटने वाले भाषण नहीं दिए जाएं। कितने बड़े काम किया है इलेक्शन कमीशन ने भी, लेकिन चलिए देर से ही सही, सेकंड लास्ट फेज है और अब दिया है। और ये भी कहा है कि राहुल गांधी सेना के मोराल पर किसी भी तरह की चर्चा ना करें, यानी कि अग्निवीर को लेकर के वो बयान ना दें। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। ये ज्ञापन दिया गया था बीजेपी की ओर से और उसके बाद में एक्शन में आया इलेक्शन कमीशन, खासकर अग्निवीर सेना की जो एक बहुआयामी योजना है उसको लेके। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि कमीशन क्या खुद के स्तर पे भी कॉग्निजेंस ले सकता था, और ले सकता था तो नहीं लगता है कि बहुत विलंब हो रहा है। इतने चरण निकल चुके हैं, या तो खुल्लम खुल्ला बहुत पहले से चल रहा है, जिसकी जो इच्छा वही बोल रहा था। और लग रहा था कि वास्तव में भारत में लोकतंत्र किस बड़ा एक मजबूत लोकतंत्र है और कोई आजादी की अभिव्यक्ति लिखने से और बोलने से जो व्यक्त की जा सकती है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी और क्या मिल सकती है? आप कुछ भी कहिए, सब छूट है। तो हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, पूरे इसका कानूनी पहलू बताएंगी। और हमारे साथ राजीव जैन साहब और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप्ति जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कमीशन को ये अधिकार है कि अगर लग रहा है ऐसा कहीं कुछ कि जिससे पूरा इलेक्शन पे असर पड़ सकता है, या जो बयानबाजी है वो वाकई कुछ बांटने वाली हो या फिर इस दिशा में जा रही हो, जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन ठीक से किया जा सकता है, तो किसी तरह के नोटिस या फिर ज्ञापन इसकी आवश्यकता है कि खुद कमीशन भी कर सकता अपने स्तर पे? देखिए, कमीशन को ये पावर है कि किसी भी पार्टी को अगर आचार संहिता के दौरान कुछ ऐसे भाषण या आप इस तरीके की प्रदर्शनी, रोड शो या कुछ ऐसे जिससे कि बंटवारे की स्थिति हो, जिससे मनभेद पैदा हो, जिस आप अपने वोट के लिए तो कुछ भी करते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे आचार संहिता का उल्लंघन होता है जब आप एक ऐसे स्पीच को देते हैं या एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे किसी की भावनात्मक चोट पहुंचे, ठेस पहुंचे। और ये सब यही वजह है कि आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो नॉर्मली देखिए अब तक ये होता था कि आप अपना प्रचार प्रसार बंद कर देते हैं, पार्टियां बंद कर देती हैं, लेकिन क्योंकि इस बार लोकसभा का जो इलेक्शन है वो 6-7 चरणों में होने की वजह से टाइम मिल जा रहा है बीच बीच में। अब कहीं पे इलेक्शन चल रहा है, कहीं पे इलेक्शन होने वाला है, कहीं पे हो गया है, तो क्या है कि पार्टी के जो मेन जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक को ही ध्यान में रखा गया है कि ये जो भाषण यहाँ से एक, जैसे समझिए जत्था चल रहा है, एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट जहां जहां इनका इलेक्शन होने वाला है, तो ये कर रहे हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं क्योंकि इसमें लूप होल्स है। अगर एक बार में आपका इलेक्शन पूरा हो जाता है तो आपको फिर ये आचार संहिता का नियम पालन किया जा सकता है। लेकिन इस बार का लूप होल्स यही है कि टाइम है, स्टेजेस है, 7 चरणों में होने वाला है अगर ये चुनाव, तो जहां जिस स्टेट में हो गया उस स्टेट के लोग खाली हो गए, वो स्टार प्रचारक अब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वो कुछ ऐसे हेट स्पीचेस दे रहे हैं जिससे दिक्कत आ सकती है और एक तरह से सीधा सीधा ये आचार संहिता का उल्लंघन। यही वजह है कि अप्रैल में आचार संहिता उल्लंघन करने के को मना करने के लिए कि आप ये उल्लंघन ना करें, इसके लिए नोटिस जारी किया गया था बीजेपी को और कांग्रेस को, जिसको कि उनको जवाब देना था। तो जो जवाब आया है ये बहुत संतोषजनक नहीं है और यही वजह है कि कुछ घंटों पहले भी जो इलेक्शन कमीशन है उनसे वापस से इसके बारे में बातचीत कर रही है कि जिस तरीके का तरीका है भगवान के नाम पे, तो कभी जाति के नाम पे, कभी किसी और वजह से आप जिस तरीके की हेट स्पीचेस दे रहे हैं, ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है, कहीं हो सकता है कि स्टॉप भी करा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को पूरी इजाजत है ड्यूरिंग द इलेक्शन, इनके पास इतनी ताकत होती है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो चाहे तो कभी भी ये सारे प्रचार प्रसार बंद किए जा सकते हैं। किसी भी वक्त किसी भी पार्टी को कह दिया जा सकता है कि यू आर डीबार्ड फॉर डूइंग दिस ऑल सच एक्टिविटीज, जिससे कि यहाँ पे हेट स्पीचेस हो रहे हैं या माहौल खराब हो रहा है आपस में, क्योंकि मार पिटाई
क्योंकि हुआ क्या है, बिहार के इलेक्शन में देखिएगा, इलेक्शन के जस्ट थोड़ी देर के बाद ही काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बड़े बड़े लेवल पे खून खराबा हुआ, और आपस में जो वहां के कार्यकर्ता हैं बीजेपी और कांग्रेस की और वहां के जो लोकल दल के हैं, आपस में जिस तरीके से गुथ गए वो बड़ा ही शर्मनाक रहा। और कहीं ना कहीं ये लूप होल्स रही पार्टियों की भी कि अपने कार्यकर्ताओं को वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे पाए, या उनको ये नहीं बताए कि आप प्रचार प्रसार करिए पर इस तरीके से नहीं कि किसी और पार्टी का अगर इलेक्शन में आपको लगता है कि उसने वोट दे दिया तो आप सीधे तौर पे खून खराबी पे उतर जाए, मार पिटाई शुरू कर दे। और भी कई जगहों पे छिटपुट हिंसा और की घटना के बारे में पता चला है। तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए आचार संहिता बनाया जाता है। इसका मतलब है कि अब आप समझिए, आप इलेक्शन के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, यहाँ से आपके प्रचार का तरीका, प्रसार का तरीका, जो आप रोड शो वगैरह करते हैं इसका तरीका आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, और आप थोड़े से जो पार्लियामेंट्री कंडीशन है उसमें आ जाएंगे, आप ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सारे नियम तोड़े गए हैं, जिसकी वजह से इसको कॉग्निजेंस में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस दिया है दोनों ही भारत की बड़ी पार्टियों को, जिसमें आज देखिए अब उनके ऊपर क्या बातचीत होती है, उनको बुलाया है और इनको सम्मन देकर और नोटिस देकर और इनके बाद बातचीत होगी। और हो सकता है संभवतः आने वाले दूसरे इलेक्शंस के जो चरण है उसमें इनको कोई भी जो इनके स्टार प्रचारक हैं उनको रोक दिया जाए कि आप इनके और आप प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि इससे खून खराबा हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि बहुत बड़ा एक राइट है उनको, इलेक्शन कमीशन को, और वो अपने अधिकारों का अगर प्रयोग करे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी का सिंबल जब्त कर सकते हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार किया जा सकता है, चाहे तो मिड उसमें भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये राइट्स इलेक्शन कमीशन के पास में है। हमने भी जब पढ़ाई की तो वैसे तो रट्टा मारते थे कि हाँ इलेक्शन कमीशन भी होता है, संविधान में राइट हो, लेकिन टीएन सेशन के बाद में पता चला कि प्रैक्टिकली कमीशन भी है, तभी पता चल पाया। राजू जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यूं तो अगर हम देखें कि अपने अंदाज से रास्ते निकाले हुए हैं, आप ये बताइए कि मीडिया को ये कह दिया जाता है कि इलेक्शन प्रचार थमने के बाद आप उस नेता का बयान नहीं चलाएंगे, उसका ये नहीं चलाएंगे, उसका ये नहीं चलाएंगे। मीडिया अखबारों में भी कह दिया जाता है, प्रत्याशियों को कहा जाता है कि तुम प्रचार नहीं करोगे। लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मान लो 19 तारीख को अप्रैल को आपके यहाँ पे वोटिंग है और चुनाव प्रचार 17 को थम गया, 18 और 19 को बगल वाली सीट के अंदर सभाएं हो रही हैं बड़े नेताओं की, तो आपको नहीं लगता है कि ये रास्ते निकाले गए हैं? कमीशन को खुद को भी अपनी ओर से सोचना चाहिए। तो बिल्कुल आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, अखबारों का जमाना, सब जगह है। तो क्यों ना जिस दिन तक आपकी वोटिंग हो रही है उस दिन तक नेताओं को पाबंद किया जाए कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, या फिर चैनल्स को कह देना चाहिए कि वोटिंग इस बजे तक होगी तब तक किसी भी नेता का भाषण आप प्रसारित नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि नेता भाषण देने ही नहीं जाए आधे से ज्यादा। देखिए योगेंद्र जी, जैसे कानूनी पहलू और वो सब चीजें तो अभी दीप्ति जी ने बड़े अच्छे विस्तार से समझा दी, क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। लेकिन जो जिस सवाल को आपने उठाया है कि पड़ोस की सीट पे 5 दिन बाद मतदान है, 5 दिन पहले दूसरी पे हो गया, तो उस स्थिति में वो वहां प्रचार कर सकता है। अब इसमें हमें कई चीजें देखनी होगी। हमारे देश तो मतलब कितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संसदीय क्षेत्र कितने सारे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। तो चुनाव आयोग के वहां भी मैनुअल पावर ही लगती है, तो उसको अपनी व्यवस्था करनी होती है कि किस रूप में किन सीटों पे कब चुनाव होगा, किस पे कब होगा। लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा, यदि वो सलाह मशविरा राजनीतिक दलों से, तो पहले चुनाव आयोग बैठ के करता ही है, हर प्रदेश में जाता है, वहां की स्थानीय चीजों की जरूरतों को, समस्याओं को समझता है, किस क्षेत्र में कितने चरणों में होना है, क्या होना है, ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जहां तक नेताओं की ओर जो नोटिस दिए गए, ये भी एक अच्छी चीज है कि पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस दिया गया कि वो अपने नेताओं को, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को, जो जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या दूसरे कहीं गंडा फैलाने वाली बात है, या कहीं संविधान बदलने और इस तरीके की संविधान या रक्षा दलों पर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, राजीव जी एक छोटा सा सवाल है वैसे मेरा, और सवाल नहीं, ये कायदे से एक तरह से सबको मालूम भी है। नोटिस जिन लोगों की वजह से पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्षों में इतनी ताकत है कि जिनकी वजह से जिनको नोटिस दिया गया वो उनको से बात भी कर सकते हैं बुला करके कि हमें नोटिस मिला है, प्लीज आप ऐसे मत करिए, कर सकते हैं। वो एक अलग चीज है। ये व्यवहारिक तौर पे आप और हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव आयोग के सामने एक राजनीतिक दल है, और जो राजनीतिक दल का मुखिया है, चुनाव आयोग तो उसी को पाबंद करेगा।
मुखिया को, अब उस राजनीतिक दल में बड़े जो दूसरे नेता होते हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं या मुखिया होते हैं, उनसे भी बड़े नेता और दूसरे होते हैं, उनको वो कह नहीं सकता या निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी मर्यादा में रहेगा। वो डायरेक्ट किसी नेता को देने के बजाय, क्योंकि राजनीतिक दलों के 5-5, 6-6 नेता अलग अलग तरीके के भाषण दे रहे हैं दोनों दलों में, तो उसको रोकने के लिए कि वो अलग अलग नेताओं को कहीं नोटिस दे या सम्मान करे, वो अपने उन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को तलब कर ले, उनको सम्मान दे दे, उनको नोटिस दे दे, उनसे जवाब तलब कर ले कि आपके इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो इलेक्शन है, ये कई नेता मंचों से बड़ी बार कहते हैं कि धर्म युद्ध है। मुझे नहीं लगता, कलयुग के सत्ता का महासमर है ये। धर्म युद्ध तो इसको कह ही नहीं सकते। अभी कोई किसी के लिए कोई इश्तिहार छपा रहा है, आखिर कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, कोई किसी लिए कुछ कह रहा है, कोई योजनाओं को लेकर के कह रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति नहीं लग रही है कि क्या गिरावट आ गई चुनाव प्रचार में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब धर्म युद्ध तो नहीं, ये सत्ता युद्ध है। सत्ता पाने के लिए युद्ध किया जा रहा है इन राजनीतिक दलों के बीच में, जो एक तरह की लड़ाई चल रही है। हम इसको लड़ाई भी कहते हैं अपने एक सामान्य जनरल भाषा में, जिसको आम आदमी समझता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कि सत्ता पर कौन बैठे उसके लिए लड़ाई है। अब उसमें किस तरीके की अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हो रहा है, उसमें होता है कई वर्ग विशेष में क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो उसी को लेके ये शिकायतें हुई। शिकायतें जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि 2 या 3 चरणों के चुनाव के बीच में ये शिकायतें हुई। तो अब वो 6वां चरण आते आते नोटिस जारी हुए। अब उसमें चुनाव आयोग के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। वो किस तरीके के अधिकारों का उपयोग करता है, किस तरीके की पाबंदी लगाता है या नोटिस देता है, या जो भी है, जिस तरीके की चीजें आपने भी बताई कि उनको अयोग्य घोषित करना, ये करना, ये एक चुनाव आयोग का काम है। वो किस ठीक है, राजनीतिक दलों को एक उनकी सुनवाई का मौका भी दिया जा सकता है कि भाई उन्होंने किस संदर्भ में कहा या क्या कहा, उनकी बात से किसी वह समुदाय को, वर्ग को, क्षेत्र को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। तो इस तरीके की तो स्पीच नहीं की गई। अब चुनाव होने, लेकिन देश की जो रक्षा सेनाएं होती हैं, उनको यदि हम इन चीजों में भी घसीटें तो उसको भी कहीं ना कहीं उनको नोटिस लिया गया है कि भाई उनको तो कहीं दूर रखा जाए, कि वो इन सब चीजों से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उन पे किसी तरीके का लांछन नहीं लगे। अब संविधान को बदलने में, उसी संविधान के तहत तो चुनाव आयोग गठित है, वही संवैधानिक अधिकारों के तहत वो चुनाव करा रहा है। तो उस संविधान के बारे में कहीं ना कहीं ये हम सब लोग को कहीं ना कहीं एक अमर्यादित आचरण लगता है राजनीतिक दलों का। यदि आज और आप और हम जब मीडिया में डिबेट कर रहे हैं या खुल के बोल रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति की आजादी जो मूलभूत अधिकार भी है उसका उपयोग करें, तो वो भी संविधान ने ही दिया है। यदि संविधान ने हमें ये अधिकार नहीं दिया होता तो आज आप और हम इन मुद्दों में बहस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन कर रहे हैं कि संविधान का अधिकार दिया हुआ है आपको और हमको कि हम इन चीजों में खुल के बात कर सकें। अब चुनाव आयोग को ये सब चीजें देखनी है। वो जो जवाब आएंगे सामने राजनीतिक दलों के, उनके नेताओं के जो भाषण, जो भी चीज है, शिकायतकर्ता किस रूप में कहते हैं, इसमें एक और चीज देखिए आप योगेंद्र जी, दोनों दल ही एक दूसरे की शिकायतें की है, तो दोनों दल ही अपने अपने सबूत कहीं चुनाव आयोग के सामने पहले मैक्सिमम सर शिकायतें आप और हम देख रहे हैं लंबे समय से। एक शिकायत आती थी कि साहब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, क्या सबसे बड़ा आरोपी यही लगता था। हालांकि उसको श्याम जी दुरुपयोग नहीं कहते हैं, कि अभी बताएंगे आपको कि वो तो सदुपयोग दुरुपयोग कौन करता है इन चीजों का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। नोटिस सर्व हो चुके हैं और पहले भी बीच में नोटिस दिए गए हैं, पर लगता क्या आपको कि जो खुल्लम खुल्ला चीजें सबको दिखाई दे रही हैं कि किस तरह के बयान दिए जाते हैं, और एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसकी जो ये लूट की छूट है, देखिए आप मंच से जिसकी जो इच्छा वो वही बोल रहा है। पहले ऐसे गिरावट वाली और अमर्यादित चीजें कभी नहीं देखी गई। कोई किसी के लिए खुली छूट है, बस आप में ताकत होनी चाहिए बोलने की, मर्यादा को साइड में रख करके कोई कुछ भी बोलिए, कुछ भी। तो इलेक्शन कमीशन खुद कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए कमीशन का गठन कब हुआ? फुल कमीशन ही बना आचार संहिता लगने के 4 दिन पहले। तो एक सदस्य अगर आपका काम कर रहा था, बाकी तो कमीशन था ही नहीं, तो कमीशन को कमजोर करने का काम किसने किया? अब देखिए कमीशन अपनी भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए, 5 चरण के चुनाव तो हो चुके, 428 सीटों के चुनाव हो गए, 57 सीटों के चुनाव का आचार कल
प्रचार रुक जाएगा 23 तारीख को। अब 57 सीटों के लिए चुनाव बाकी रह गया। आपने केवल पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस दिया है। क्या पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस देने से काम चल जाएगा क्या? नोटिस से क्या फर्क पड़ता है? चुनाव हो जाएगा, नोटिस का तो कोई महत्व तो नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग को बहुत बड़े पावर्स हैं, क्योंकि देखिएगा जनप्रतिनिधि 1951 में जो उनको अधिकार है, वो निश्चित रूप से देखिएगा किसी भी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित करने का अधिकार तो है ना, डराने का अधिकार अब है, लेकिन उसका उपयोग जिस तरह से टीएन शेषन किया करते थे वो नहीं है। आयोग तो बड़ा कमजोर आयोग है। आप देखिएगा जिस प्रकार से फिर अपन कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अपन कैसे कह सकते हैं कमजोर आयोग? 23 अप्रैल को नोटिस दिया था आयोग ने, उसका क्या हुआ? 23 अप्रैल से आज तक कितने दिन हो गए? क्या कुछ एक्शन लिया? कुछ नहीं किया ना। आप देखिएगा, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, मैं कह रहा हूँ 16 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण 50% से अधिक बढ़ा देंगे ये कहा था, और देखिए 17 मई को बाराबंकी में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। तो ये सब, और जिस प्रकार का आयोग कह रहे हैं, आप देखिएगा बार बार मुस्लिम को जिस प्रकार रामलला का किस तरह का सदुपयोग कर रही है भाजपा, वो कामयाब हो रही है नहीं हो रही है बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अभी कह रहे हैं कि ओबीसी और सारे कमीशन सबका आरक्षण बढ़ा देंगे, कांग्रेस कर देंगे, तो ये किस तरह का आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं? तो आपने तो चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रखा है ना, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हो, या अब जो परिस्थितियां हो रही है उसके अनुरूप चाह रहे हो? अब देख, केजरीवाल जी तो आए सुप्रीम कोर्ट के उससे छूट करके कि भाई प्रचार कर लेंगे, वो भी जिस प्रकार से, अभी तो उनको तो नोटिस दिया नहीं, उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से छूट के आए, इसलिए उनको छूट दे रखी है, उनको भी नोटिस देना चाहिए था। अब देखिए, पार्टी के दोनों अध्यक्षों को नोटिस क्या दिया है उन्होंने? केवल आप संयमता रखें, आप सेना में जैसे अग्निवीर की बात करके जो कमजोर स्थिति देखिएगा, वोटों को प्रभावित करने का काम राहुल गांधी और खड़गे साहब और बाकी उनकी पार्टी कर रही है। अग्निवीर के लेकर के है, युवाओं का वोट कितना किसको चला जाए कुछ पता नहीं, इसलिए अब चुनाव आयोग ने कहा कि आप इसको नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा धार्मिकता के आधार पर आप मुस्लिमों के वोट लेने के लिए, या वोट किसको किसको नहीं मिलेंगे उसके ऊपर जिस प्रकार से ओपनली प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग मैंने तो कभी करते हुए देखा नहीं। आप देखिए, मैंने भी चुनाव पहले देखे हैं बहुत सारे, प्रधानमंत्री इतने चुनाव प्रचार करते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री या दूसरे नेताओं को भी समझना चाहिए। नहीं, देखिएगा यहाँ तो क्या अमित शाह और जेपी नड्डा कितनी जगह गए, या मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी जगह गए, तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो दो नेता स्टार प्रचारक कांग्रेस के हैं, और वहां पर दोनों नेता अमित शाह या वो है प्रधानमंत्री के नाम नोटिस जारी करने की हिम्मत क्यों नहीं है? करिए ना नोटिस जारी, आप कीजिए कि आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध लगाने का अधिकार चुनाव आयोग, अगर बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा, छोटे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब आपने केवल नोटिस दिया है, 23 तारीख कल है, उसके बाद अब 1 तारीख को तो चुनाव पूरा समाप्त हो जाएगा, तो आपके नोटिस का जवाब देने में ही आपका चुनाव पूरा हो जाएगा। तो इसलिए वो जो भूमिका निभाई जानी, जब मैं देखता ऑब्जर्वर को जो पावर थे, आपने भी देखा था जो ऑब्जर्वर आते थे किस तरह की स्थितियां होती थी। इस बार ऑब्जर्वर का भूमिका तो कहीं नजर आई नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया। पहले प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर चेक करने के बाद वो ऑब्जर्वर को निलंबित किया था, इसलिए वो जानते ही प्रधानमंत्री जी और बाकी सत्ताधारी पार्टियों के हेलीकॉप्टर को चेक करोगे तो फिर परिणाम क्या होगा, क्योंकि शासन में तो इन्हीं के में रहना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का कमजोर, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ बार बार, आयोग को जिस प्रकार से गठन होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो देखिएगा चीफ जस्टिस जो कहने वाले थे, अभी तो बहुत सारी बातें अभी निकल के आनी चाहिए, नहीं आई भाई, जो बातें अभी कह रहे थे कि वीवीपैट को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा चुनाव हो जाने दो, चुनाव वो ये प्रश्न चिन्ह रोका था, चुनाव वापिस होंगे कि क्या होगा, एक बहुत बड़ी बातें सामने आ रही थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग को समय रहते हुए स्वतंत्र रूप से कैसे बनाया जाए, मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, पार्टी का किसी सवाल नहीं है भाई, सवाल ये है कि लोकतंत्र मजबूत और सही तरीके से 7 चरणों 80 दिन तो चुनाव हो रहे हैं, किसी देश में 80 दिन चुनाव होगा तो क्या स्थिति होती होगी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी तो है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी तो है। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, और इतना गैप देने की जरूरत नहीं होती है। आप चरण में कीजिए, 5 चरण में चुनाव आराम से हो सकता था। एक राज्य का चुनाव 1 चरण में होना चाहिए, कोई राज्य का चुनाव तो 6 चरणों में हो रहा है। वापस आ रहा हूँ मैं, एक मिनट और चाहता हूँ, मैं दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, लगता क्या है कि वास्तव में जो पूरा इलेक्शन कैंपेन को अगर हम क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक है, चिंता हमारी भी है, थोड़ा विलंब हुआ है, और खुद के स्तर पे भी कमीशन को कुछ जगह पे अपने पास में एक ताकत का हथियार उनके पास में, उसको उपयोग करना चाहिए था।
देखिए, इलेक्शन कमीशन को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का सच कोई बहुत बड़ा पावर इनको मिला नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ना ही आईपीसी सीआरपीसी में ऐसे उल्लंघन के लिए कोई प्रावधान है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। हद से हद इलेक्शन कमीशन फटकार लगा सकती है, डांट लगा सकती है, और किसी कैंडिडेट को कैंडिडेचर खत्म करना भी बहुत बड़ा उनके लिए रिस्क है, क्योंकि जिस भी पार्टी से अगर वो स्ट्रांग पार्टी है, मान लीजिए जो अभी सत्ताधारी पार्टी के अंदर से किसी के कैंडिडेट को अगर वो रिजेक्शन में दे देते हैं कि आपका हम लोग पात्रता समाप्त करते हैं, ऐसे किसी कंडीशन में इनके लिए फिर बहुत अच्छा नहीं होता, इनका फ्यूचर खराब कर देते हैं, क्योंकि होते तो ये अधिकारी ही हैं, चुनाव खत्म होने के बाद इनकी क्या पोजीशन रह जाते हैं। ये सारी चीजें जैसे भी बात कर रहे थे श्याम सुंदर जी, ये हर किसी को अपनी अपनी पोजीशन बचा के रखने का होता है, क्योंकि जैसे हेलीकॉप्टर वाला वो बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इनकी चेकिंग कर दी जाए तो यहाँ पे इनकी नौकरी चली जाएगी अगर कुछ समय बाद, क्योंकि सबको पता है ये बहुत स्ट्रांग पार्टी है, आने वाले टाइम पे फिर यही आ गई तो फिर तो हमारी जो हालत करेंगे वो मालूम चल जाएगा, 5 साल के बाद अपनी ताकत आएगी। तो इलेक्शन कमीशन को एज सच कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दिया गया है कि आपको दंडित किया जाएगा, एक्सेप्ट पैसा और थोड़े मोड़े डांट फटकार के अलावा इनको और कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसकी वजह से क्या है कि अगर आप शेर हैं और आपके दांत तोड़ दिए गए हैं तो आपके पावर कुछ है ही नहीं, आप सांप हैं, आपके अंदर जहर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। सिमिलरली हमारे कोई भी कमीशन को अगर उठा के देख ले तो ये सारे कमीशन गवर्नड बाय दी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है, आप उसके खिलाफ कैसे चले जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो आपको पता है कि अगर मेरे जो सत्ताधारी पार्टी है वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, देखा देखी दूसरी पार्टी भी कर रही है, तो इसको नहीं टोका तो उसको कैसे टोकेंगे आप? तो इस वजह से ये कमजोर कमीशन हो जाता है। जब आप ब्राइब लेने लगते हैं या आप अपनी पोजीशन से इनसिक्योर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी ताकत कम हो जाती है, आप कोई एक्शन लेने में डरते हैं। टीएन सेशन अपने आप में एकमात्र ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंदर थे जिनको लोग आज तक याद करते हैं कि वो जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि वो किसी से डरे नहीं, किसी से झुके नहीं। अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है, सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस यही है कि देखिए, छोटी छोटी चीजों में जो कहते हैं कि आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप पार्टी होने के नाते किसी को पैसा ब्राइब नहीं करेंगे, किसी को दारू या किसी और तरीके का प्रलोभन नहीं देंगे, पर ये पता है हमें कि आखिरी मिनट तक मतदान केंद्र तक आपको प्रलोभित किया जाता है, वहां भी कार्यकर्ता खड़े होते हैं और आपको प्यार से, मोहब्बत से, डरा के, कट्टे दिखा के, कुछ भी करके दे ट्राई टू गेट दी वोट इन देयर नेम। तो यहाँ पे आप समझिए आचार संहिता कहीं है ही नहीं। बस आचार संहिता का उल्लंघन होना भी सबसे बड़ी बात है कि ये खुद से इलेक्शन कमीशन आगे नहीं आ सकती जब तक उनको कोई कंप्लेन ना आ जाए। कंप्लेन कौन लोग करते, कितने आम आदमियों को पता है कि एक पोर्टल है जहां पे जाइए और जाके अपना जो किसी भी तरीके की शिकायत है। मैम, अगर ऑब्जर्वर को लगता है कि कहीं पे चीटिंग हुई है, इस तरह के फर्जी मतदान और ये हुआ, तो वो उसकी रिपोर्ट के आधार पे भी रिपोर्ट कराया जा सकता है वहां। जी, पर ऐसे हालात में आपने कुछ ऑब्जर्वर्स की डेथ भी होते सुनी होगी, गोली लगते देखी होगी। आपको पता है एक ऑब्जर्वर को ऐसा हो जाता है तो बाकी जितने ऑब्जर्वर है वो पीछे की सीट पे बैठ जाते हैं, फिर उनको पता है कि इनके साथ क्या हो सकता है। एंड ऑफ द डे सबको अपना घर परिवार संभालना है। कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि इलेक्शन में हर व्यक्ति अगर उसको है और उसके पास में अधिकार भी है तो फ्रीज करके रखता है कि अगर कोई देगा तो मैं कार्रवाई कर दूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल खामोश हूँ। तो चलिए, समय अपने सुओ मोटो का है ही नहीं, उनके पास पावर नहीं है कि उनको खुद से दिख गया और उन्होंने खुद से जाके कहीं पे किसी को ऑब्जर्वर्स की और इनकी रिपोर्ट पे लगा सकते हैं। और अगर वो धर्म या जो उन्होंने दिया है अगर उनमें अगर कहीं पे डिफॉल्ट होते हैं तो वो वाकई उसकी कैंडिडेट का सिंबल फ्रीज कर सकते हैं, उसको इलेक्शन से डिबार कर सकते हैं। लेकिन इतनी ताकत उनमें कहीं है नहीं, कहने को है लेकिन अब उसका एहसास। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार कि वाकई कुछ अभी सुधार की भी आवश्यकता है, लेकिन हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, होना तो वही है जो कुछ सत्ताधार में जो लोग आएंगे वो तय करेंगे, राजनीतिक दल तय करेंगे। एक मर्यादा को लेकर के चौराहे से लेकर के हम चैनल्स पे चर्चा सुनते हैं, पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम सुबह वॉक पे जाते हैं तो भी बड़े बड़े नेताओं की चर्चा करते हैं कि क्या स्तर हो गया चुनाव का। योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जहां तक बात है चुनाव आयोग की, अब चुनाव आयोग के नीचे जो मशीनरी है, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है या जो ऑब्जर्वर होते हैं वो अधिकारी ही होते हैं, वो चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। लेकिन वो अधिकारी, उनको भी मालूम है कि चुनाव आचार संहिता हटते से वो राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगे, वो सरकारी अधिकारी के रूप में हो जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, वो सरकार के अधीन होता है। लेकिन चुनाव के दौरान वो चुनाव आयोग, अब वो चुनाव आयोग भी डिपेंड इन अधिकारियों पे ही होता है, इनकी रिपोर्टों के आधार पर वो कार्रवाई करता है। उसके पास कोई अपनी एक अलग मशीनरी, अपनी कोई अलग टीम तो होती नहीं है
वो चुनाव जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो सारा अधिकारी कर्मचारी वर्ग चुनाव आयोग के अधीन मान लिया जाता है। तो ये कई तरीके की परेशानी, या तो चुनाव आयोग की एक मशीनरी अपनी अलग हो, या उसकी टीम अलग हो, उसके अधिकारी अलग हो, वो संभव नहीं, इतना सब कुछ करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो एक ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक सिस्टम को दूसरे को अडॉप्ट करके ही आप काम में ले सकते हैं। तो ये चुनाव मतलब करवाने की प्रक्रिया की एक खामियां है, इसको हम दूर, या तो सारे अधिकारी ईमानदार हो, आप हमारे के बीच में से ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऊपर से आ जाते होंगे। तो खैर मैं समझ सकता हूँ, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि कितने सारे प्रेशर होते हैं, कलेक्टर से जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, आदर्श आचार संहिता हटने के तुरंत बाद में उसको राज्य सरकार के पास में आना होता है, और राज्य सरकार के पास आना नहीं होता, उसके तुरंत बाद ही उसकी लिस्ट पे इंतजार होता है। अब वो सारी परफॉर्मेंस आपकी इलेक्शन में ये नहीं होती है कि आपने वास्तव में कितनी राहत दी, कितनी वोटिंग करवाई, ये नहीं है। आपका स्वभाव कैसा रहा, कहीं भूल तो नहीं गए कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। कड़वा सच है ये, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक नोटिस दिया गया है इसका कुछ असर होगा? नोटिस का तो ज्यादा मेरे को तो लगता नहीं, केवल जवाब देंगे और उस तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा और चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा, उसके बाद नोटिस का क्या महत्व रह जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट का दायित्व बनता है कि जब आप अभी इस पे चर्चा होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए कि हमने आयोग जो बनाया है, जो सदस्य बनाए, उनका तरीका क्या है। अगर चीफ जस्टिस को उसको हटा करके अगर हमने नियुक्ति कर दी, देखिए आपने देखा था अधीर रंजन कहते रहे कि मुझे तो बाद में लिस्ट दी गई, सब कुछ सारे चीज लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास पावर है तो आपने अधिकार का उपयोग कर लिया और उपयोग कर रहे तो वो चल रहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से बातें कर रहा है उस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा रहना चाहिए कि भाई हम नियुक्ति कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति आए जो अच्छे व्यक्ति आए। देखिए लोकतंत्र जब भी मजबूत होगा जब निष्पक्ष और अच्छे व्यक्ति बैठेंगे वहां पर, और ये चुनाव श्याम जी, तौर पर राजनीतिक हर व्यक्ति ही अच्छा होता है, लेकिन जो आप सोच के चल रहे हैं कि उस अच्छे व्यक्ति का कर्म अच्छा दिखाई देना चाहिए कि आज जो ड्यूटी के लिए जो आपको अधिकृत किया गया वो कर पा रहे हैं, सबसे अहम बात यह है। लेकिन आप देखिएगा चुनाव आयोग ने किसी भी राज्य का दौरा किया क्या? जैसे पहले राज्यों के दौरे होकर के सारी बातें होती थी, 2-3 देखिए डीजीपी को निश्चित रूप से हटाने का काम किया। श्याम जी ये तो गए हैं, कई स्टेट्स में जाके आए कमीशन, कई स्टेट्स में जाके आए, बहुत कमीशन था ही नहीं ना, जाता कहाँ गए। केवल एक व्यक्ति था, देखिए एक व्यक्ति था, कमीशन बने ही लेट। अगर कमीशन पूरा होता तो पूरा कमीशन तरीके से विधानसभा के चुनाव में बहुत जगह गया, इस बार लोकसभा के चुनाव में चले जो प्रभावी कमीशन पूरा हो या एक हो, कमीशन है। इसमें कोई वो नहीं है कि कमीशन। श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा सर, समय हो चुका ऑलरेडी। तो चलिए हमने चर्चा की हमारे जो एक्सपर्टीज थे उनके साथ में कि कमीशन किस दिशा में जा रहा है, क्या कुछ कर सकता है, लेकिन किया नहीं जा रहा। नोटिस सर्व किए गए हैं, लेकिन भरोसा नहीं किसी को भी नोटिस का कोई इम्पैक्ट आएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।